लेकिन इससे कहीं बड़ी खबर जो पूरी दुनिया को इस वक्त हिला सकती है वो कतर के अंदर इस्लामी सरबराही इजलास है। ये इमरजेंसी इजलास हुआ है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से तशरीफ ले गए हैं और वहाँ पे जो कुछ डिस्कस हो रहा है उसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट होगा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पे और शायद पूरी दुनिया के ऊपर। या तो मुस्लिम वर्ल्ड मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लग जाएगी और उसके बाद इसराइल को पूरा मौका मिलेगा कि वो कतर की तरह किसी भी इस्लामी मुल्क के तो ऊपर हमला कर सके, या फिर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होकर इसराइल को कंट्रोल करेगी, रोकेगी और वेस्टर्न पावर्स जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हैं उनको कहेगी कि आइंदा आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी। पूरी दुनिया बल्कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बिलखसूस अब दोहा की तरफ देख रही है। वहां से क्या निकल सकता है, एक बड़ा सवाल है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ आज मार्को रूबियो इसराइल गए हैं और उन्होंने इसराइल के साथ अपनी हमायत का ऐलान कर दिया और वहाँ पर नेतन्याहू के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि इसराइल हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा एलाई है। तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा ये भी मुशाहिद साहब से पूछेंगे। मुशाहिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, कोई उम्मीद है आपको कतर से? कुछ ममालिक से उम्मीद है, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान ठीक बड़ा स्टैंड लिया है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक, इन लोगों में जान है और हिम्मत है और बोल भी सकते हैं और कुछ करने की सलाहियत भी है। यानी नॉन अरब नहीं, सऊदी अरेबिया तो अरब है। सऊदी अरब एक सऊदी, बाकी सारे नॉन अरब हैं। बाकी हाँ बाकी अरब। और अब क्या नॉन अरब जो अरबों के लिए खड़े होंगे? सवाल है। मेरे ख्याल में इशू अरबों का नहीं, नॉन अरब का नहीं, इस असूल की बात है, अपने फ्यूचर का है। 57 मुल्क हैं OIC के, और अगर ये एक मेक और ब्रेक है, ठीक, नाउ और नेवर है, बिल्कुल ठीक, या डू और डाई कह रहे हैं, जो भी आप कहें, ये एक टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है, आप खुद तारीख के तालिब इल्म में, कि कई मौके टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे लाहौर समिट थी, बिल्कुल सही बात, शाह फैसल शहीद ने, डिफाइनिंग मोमेंट एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग मोमेंट, क्योंकि एक रेड लाइन क्रॉस की है इसराइल ने उस मुल्क के खिलाफ जो उनके साथ कोई खतरा नहीं था, अमेरिका का हलीफ था, है नॉन नेटो एलाई भी है, और अमेरिका को उन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत भी दी, 2 खरब डॉलर की, वो ट्रंप जब गए उधर, और न्यूट्रल वेन्यू बनाया अमेरिका ने, उसको अमेरिका ने बनाया कि वहां मुज़ाकरात के लिए मोसाद का चीफ उधर आ रहा है, CIA का चीफ उधर आ रहा है, तालिबान उधर माशाल्लाह मुकीम है 10-15 साल से, हमास की लीडरशिप उनकी आशीर्वाद की वजह से, उनकी मर्जी के उधर मुकीम है। उधर हमला होना और उसका एक तो फिर अब तो फिर लाइन लग जाएगी और खलीजी ममालिक की। तो अगर अब स्टैंड नहीं लेंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने एक यूनाइटेड नेशंस में हमारे जो एम्बेसडर हैं आसिम इफ्तिखार साहब, बड़ा दबंग स्टेटमेंट दिया, और कल डार साहब ने भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा, बहुत इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त। अच्छा, इंटरव्यू बड़ा, यस, अल जजीरा वाला जो है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि रोग स्टेट है, UN से निकाला जाए और टास्क फोर्स बनाई जाए। सो एक, और कल गालिबन मैंने जो चेक किया है, वो गालिबन वाहिद फॉरेन मिनिस्टर जो तकरीर की, जी जी, और किसी ने तकरीर नहीं की, और तकरीर भी की, और दूसरा ये इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 2 अरब मुसलमान सबकी नजरें इस तरफ देख रही है। सो एक बड़ा अब भी एजेंडा सामने नहीं आता, तो स्टेज सेटिंग कर दी उन्होंने कि भी ये पस मंजर है, अब बाकियों ने कुछ करना है, हमने जो करना था जिस हद तक मुमकिन है, हमने एक लीडरशिप का रोल अदा किया इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। अब देखिए सर, मार्को रूबियो का इसराइल जाना और अब जाके उनके साथ खड़े हो गए कहना जी कि आप हमारे पुराने एलाई हैं और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर नेतन्याहू को उनकी मौजूदगी में ये कहना कि हम इस टाइप के और भी एक्ट करेंगे, क्योंकि उनसे सवाल किया गया नेतन्याहू से कि जो आपका हदफ था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? उसने कहा जी हम पीछा करेंगे उनका, ये भाग तो सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। और साथ उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के खिलाफ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए नहीं, एक तो क्लियर हो गया कि जो हमला हुआ है कतर पर इसराइल का, उसमें अमेरिका ने आंख मारी है, ठीक, क्योंकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इट वाज सोली एन इजरायली डिसीजन, वो बात नहीं है, ठीक, इट वाज जॉइंट ऑपरेशन, मुमकिन नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिकन अड्डा है मुस्लिम वर्ल्ड में वो अल उदीद कतर में है, ठीक, 10,000 ट्रूप्स हैं अमेरिका, 10,000, और वो रॉकेट्स, ड्रोन जो आ रहे थे, मिसाइल्स, वो तो जाहिर है कि उनको पहले बता दिया गया होगा कि ये हमला इस टाइम होगा, आप फिक्र ना करें। 24 घंटे
सैटेलाइट सर्विलेंस है, सर्विलेंस के। और उसको टिप ऑफ भी जो कतर को किया 20 मिनट पहले, वो टर्किश इंटेलिजेंस ने किया, MIT ने किया, उनकी जो इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि जनाब अब बंदे भगाओ, वो तो हमला शुरू होने वाला है, 15-20 मिनट रह गए, इसलिए वो लीडरशिप बच गई सारी बाय एंड लार्ज हमास की। तो एक तो वो क्लियर हो गया। दूसरा जो है नेतन्याहू है, वो तो खैर एक्सक्यूजेज बहाने बना रहा है। ये जो उसकी बात करता है दहशतगर्दों की, ये दहशतगर्द खुद अमेरिका के और इजराइल की पैदावार हैं, और कुछ उनके बाकियात अब हुक्मरान भी हैं। अलकायदा का जो आपका लीडरशिप है सीरिया की, वो तो उन्हीं की है, जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं। वो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, मुजाहिद थे रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने ये ट्रेन किए थे इन्होंने। ओसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल-ज़वाहिरी, सारे कुछ मुजाहिदीन, ये तो फ्रीडम फाइटर्स थे ना। और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, अमेरिकन आशीबा के, और अमेरिका ने ट्रेनिंग दी CIA ने बकायदा, वो कैसी लगी छोटी बात नहीं। तो वो तो खैर कंपैरिजन बात नहीं बनती। और बाकी जहां दहशतगर्द का ताल्लुक है, वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान इटसेल्फ। और जो हमने कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के लिए, तो वो तो किसी और मुल्क ने। तो अब शाह साहब देखें कि दो मुल्क हैं, कतर है, इसराइल है, और अमेरिका दोनों का दोस्त है। कतर का भी दोस्त है और साथ साथ इसराइल का भी दोस्त है। और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर हमला कर दिया, और जो सबसे बड़ा दोस्त है वो खामोश है इस पे। और जब एक डिफाइनिंग मोमेंट है, इस साइड पे पूरे इस्लामी सरबराह बैठे हुए एक जगह पे, और मार्को रूबियो इसराइल चला गया, वहां पे नेतन्याहू के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब इसको क्या समझा जाएगा? आई थिंक ये मैं पूरी तरह नहीं एग्री करता दोनों का मुआवजा, क्योंकि इजराइल तो मोहसिन है अमेरिका, उनका गॉड फादर है। ये उनका मतलब है कि एक उसकी आउट एक्सटेंशन है अमेरिकन का इन द मिडल ईस्ट को इजराइल का जो रोल है। और मुझे लगता है कि जो इजराइली लॉबी है बड़ी पावरफुल है, वो इस वक्त ट्रंप को ब्लैकमेल भी कर रही है। एप्स्टीन जो फाइल्स हैं, जिसमें वो लिस्ट है सारे VIPs की जिन्होंने ये हरकतें की हैं एप्स्टाइन के साथ, उसमें क्लिंटन भी आता है, बिल गेट्स भी आता है, और ट्रंप का नाम भी आ रहा है। तो ट्रंप को भी ड्रा के रखा हुआ है वो फाइल्स के लिए। और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने इजराइल लॉबी के खिलाफ बात की, जॉन F. कैनेडी। उसने कहा कि ये रजिस्टर करें आप, वो मारा गया, ठीक है ना। और दूसरा उसने कहा कि ये दिमोना में जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं इसको रोकें, हम इंस्पेक्शन के लिए खोलेंगे। 6 महीने के बाद वो फारग हो गया था उस स्टेटमेंट के बाद, उसको कोशिश के बाद। तो ये खौफ भी है इजराइल लॉबी का। और अभी भी आपने देखा है कि चार्ली कर्क के ऊपर जॉर्ज गैलोवे ने ट्वीट कर दिया कि इसको किसने मरवाया है। आपका ख्याल है ये वार्निंग शॉट है? मतलब है कि वो बच्चों में तैयार हो जा होता है ना कि सो इस हवाले से अमेरिका में तो अमेरिका की जो पॉलिसी है मिडल ईस्ट के हवाले से, वो अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब कोई उनको यकीन करने को तैयार नहीं। पहले था ना कि मुज़ाकरात होंगे, बिटकॉफ जाएगा सारा, वो कहेंगे आपको तो साथ मिली भगत है, आपको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे ईरान का ऑपरेशन हो गया 13 जून को, 15 को मुज़ाकरात थे, चलो वो भी आपने फंसा दिया उसको ट्रंप को। लेकिन इस दफा जो हुआ है तो अब तो खत्म। और एक और सबक भी है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो बड़े अमीर हैं, जो पैसा भी है, कि उन्होंने जब ट्रंप गया इन ममालिक में $2 ट्रिलियन, देखिए ना, अब 210 बोइंग जेट्स का ऑर्डर दिया है कतर एयरवेज ने, $70 बिलियन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा कि चलो इससे पैसा खिला के, मैं समझता हूँ जहाज दे दिया $400 मिलियन का, तो जहाज $500 मिलियन का, और ये किस्म की सोने का बना हुआ एक फ्लाइंग पैलेस है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड ब्राइब होगी ना, कि भाई आप प्रोटेक्शन मनी, जैसे आप कहते हैं बता देते हैं आप, यार मैंने ना कुछ कहना, तो फायदा क्या हुआ? हाँ, तो फायदा जीरो हुआ। काम कौन आएगा? पाकिस्तान, हमारे जैसे मुल्क। और आपने देखा जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ, किसकी फौज गई थी? पाकिस्तान आर्मी गई थी ना सिक्योरिटी के लिए। सऊदी अरेबिया में 1982 का एग्रीमेंट है जनरल ज़िया के जमाने का सिक्योरिटी का, कि अगर खुदा ना खास्ता अरमान शरीफियान को कोई नुकसान हो तो हम वी आर रेडी। सो जो अमेरिका पर इन्हिसार, अमेरिका पर उनका जो सारा था इत्तेकाद, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, पैसा वैसा, दे ऑल फेल्ड। और जो उनकी जो थी कि जी हमने मिसाइल, काउंटर मिसाइल बनाए, प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, जीरो है वो, तो यू आर सिटिंग टैक्स। तो ये एक सबक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट सबक ये है कि अब इसके नतीजे में करेंगे क्या गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगा, कि आप में अब हिम्मत, हौसला, सलाहियत तो है कुछ हद तक, लेकिन हिम्मत हौसला पैदा करें और खौफ से निकलें बाहर। और जो डर गया वो मर गया।
ये खौफ का खात्मा होना चाहिए कि जी साहब बादर ये करेगा, तो अब गवाह वरना फिर अकेले अकेले सबको मार पड़ेगी। ये लाइन ये जो इनके प्लान्स हैं ग्रेटर इजराइल के, जैसे दो ममालिक हैं जो तौसी पसंद है, एक्सपेंशनिस्ट, एक इंडिया और दूसरा ग्रेटर वो अखंड भारत की बात करते हैं। इंडिया को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया मई में माशाल्लाह, और इजराइल को बड़ी मार पड़ी ईरान ने बड़ा कुटिया उन्होंने। तो उस हवाले से अब ये बाकी जो ममालिक हैं ये तैयार हो जाए। तो मैं समझता हूँ दो इश्यूज हैं यहाँ पे जो ज़ाहिर डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेक मैंने लेनी, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो कतर के अंदर जब 10,000 सोल्जर्स अमेरिकन बैठे हुए हैं, एक अड्डा है अमेरिका के बाद सबसे बड़ा, और उसकी मौजूदगी में क्या अरब इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा खौफ है उनको अरब स्प्रिंग से है कि अगर जी अमेरिका नाराज़ हो गया तो बिल्कुल वही सलूक होगा जो उससे पहले इराक के अंदर हुआ, बिल्कुल वही होगा जो सीरिया के अंदर हुआ, फिर वही होगा जो कर्नल कज़ाफ़ी के साथ हुआ। तो ये दो खौफ जो हैं, क्या इससे ये अरब निकल सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत।